हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई जीके और जीएस। और मैं बता दूं कि जीके जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 70% जीके और जीएस एग्जाम में आएंगे। क्योंकि आपको 30 नंबर का 100 नंबर का पेपर होगा तो 30 नंबर का ही हिंदी मैथ रीजनिंग जो भी रहे, लेकिन 70% आपको क्या रहेंगे, जीके और जीएस रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि जीके और जीएस में एक भी गलती नहीं हो तो वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पहले बिहार पुलिस में पूछे जा चुके हैं और अभी भी संभावनाएं बन रहा है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि इस बार के पेपर में आएगा ही आएगा। अगर चाहते हैं कि वाकई में आपको वर्दी मिल जाए तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। अगर पूरा वीडियो आप वॉच करके जाते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि इस बार की वर्दी आप ही को मिलेगी और एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप जीके पढ़िए, बिल्कुल आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, अभी मैं चर्चा कर लेता हूं कि वेद क्या है। देखिए वेद का मतलब होता है क्या, ज्ञान होता है। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ज्ञान हो गया। और मैं बता दूं कि वेदों की संख्या कुल कितना है, 4 है। याद रखिएगा वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान और वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। और ये चारों कौन कौन होते हैं, ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। याद रहेगा कि वेद का मतलब हो गया ज्ञान और वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन है, ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब देखिए सबसे पुराना वेद देखा जाए ना तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये ऋजुवेद है। और दूसरे नंबर पे कौन सा वेद आता है, यजुर्वेद। और तीसरे नंबर पे कौन सा, सामवेद। और सबसे प्राचीन अभी की जो आधुनिक वेद जब माना जाता है वो कौन है, अर्थवेद है, जो चौथे नंबर पे आता है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले देख लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद अगर पूछता है तो आपको याद रखना है ऋजुवेद है। कौन सा वेद है, ऋजुवेद है। जगह सबसे पुराना कौन सा है, ऋजुवेद। अगर वही आपसे पूछ देता कि आधुनिक इस समय का वेद कौन सा है तो आप लोग को अर्थवेद याद रखिए। कौन सा, अर्थवेद। एक बात और मैं बता देता हूं, यहां पे 3-4 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं लेकिन और एक क्वेश्चन बता देता हूं कि ऋजुवेद के बारे में बता देता हूं कि इसमें 10 मंडल हैं। अगर मंडल पूछेगा कि ऋजुवेद में मंडल की संख्या कितनी है तो 10 है। इस बात को याद रख लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऋजुवेद में अगर मंडल की संख्या पूछता है तो आपको कितना बताना है, 10 बताना है। एक बात और मैं बता दूं, इसमें मंत्र पूछता है कि आखिर ऋजुवेद में मंत्र की संख्या कितने हैं तो 10,462 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 10,462 क्या है, मंत्र हैं। किसमें, ऋजुवेद में कितना मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। फिर से मैं सारा क्वेश्चन डिटेल आपको चर्चा करता हूं। सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ऋजुवेद, सबसे आधुनिक पूछेगा तो अर्थवेद। अगर पूछेगा कि मंडल की संख्या ऋजुवेद में कितना है तो 10 है। अगर मंत्र पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10,462 मंत्र हैं। किसमें, आपको ऋजुवेद में। और आपको वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। इस बात को आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, मैं यकीन करता हूं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, पहला है चाणक्य और गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो मैं बता दूं कि गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के प्रचारित किए थे, गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो में। गौतम बुद्ध के बारे में एक एक लाइन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, आप निश्चित कहेंगे कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा है। देखिए अभी मैं गौतम के बारे में ऑप्शन दूसरा जान लीजिए, लेकिन अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो आप लोगों को जरूर मैं गौतम के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, कुणान था, बृहद्रान था, सुसीम था, लोदी था। तो मैं बता दूं कि मौर्य वंश के पहले संस्थापक जान लीजिए। पूछ देता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इस बात को याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मौर्य वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा इस बात को। और सबसे अंतिम राजा पूछ रहा है तो बृहद्रान था, इस बात को याद रखिएगा। मैं मौर्य वंश के बारे में भी एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। एक ही 2 दिन में आप लोगों को डिटेल मौर्य वंश के बारे में डिटेल वीडियो में लाऊंगा, जिसमें मौर्य वंश के ने कैसे कैसे शासन किया इन सब की चर्चा होगी। लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक अगर पूछेगा तो आपको बताना है कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछता है तो आपको याद रख लीजिएगा 345 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था,
जन्म हुआ था, जो कि मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। और याद रख लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। यस, ये भी याद रख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था। यहाँ पे मैंने बता दिया 3-4 क्वेश्चन, इस याद रख लीजिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पूछेगा तो 345 ईसा पूर्व। और वही आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला अंतिम राजा पूछ रहे हैं तो बृहदारण्य, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुए, बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ था। कहाँ से हुआ था, बोध गया से हुआ था। और यहीं पे अब मैं आप लोग को बता देता हूँ डिटेल, आप लोग को चर्चा कर देता हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। किनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वो भी कहाँ पे हुआ था, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, कपिलवस्तु। कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी स्थान पर, लुम्बिनी स्थान पर, याद रख लीजिएगा। फिर से मैं बोल देता हूं आप लोगों को कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था, सुदर्शन। ये सुदर्शन उनके पिता का नाम था। और इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, महामाया। इनके माता का नाम क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ, रुक जाइए। इनके माता का नाम था महामाया। और इनके महामाया माता का जो नाम था ना, तो ये महामाया माता जी 7 दिन के बाद, मतलब जिनका इनका जन्म होना, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उनके 7 दिन के बाद ही इनकी महामाया का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, जो कि गौतम बुद्ध के माता थी। और उसके बाद से इनका पालन पोषण कौन किया था, इनकी मौसी की थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। का नाम था, प्रजापति गौतमी। मैं लिख देता हूँ, प्रजापति गौतमी, याद रख लीजिएगा। मैं फिर से आपको डिटेल चर्चा कर देता हूं, ध्यान रखिए। आपको गौतम बुद्ध का जन्म पूछेगा तो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में हुआ था इनका जन्म। और याद रखिए, इनके माता का नाम था महामाया। और महामाया जो है, इनकी मृत्यु जो है जन्म के बाद 7 दिन बाद ही हो गया था, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद। तो प्रजापति गौतमी ने इनकी देखभाल किया था। प्रजापति गौतमी कौन थी, इनकी माता थी। किनकी, गौतम बुद्ध की माता थी। इस बात को याद रख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं चर्चा किया हूँ। और एक बात और याद रखिए, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। किनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपको पूछेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था, याद रख लीजिएगा। और इनके लड़के का नाम, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, राहुल था। याद रख लीजिए कि गौतम बुद्ध के लड़के का नाम पूछेगा तो राहुल, और वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ। और इनकी शादी जो हुआ था, उनकी विवाह जो हुआ था, वो 16 साल की उम्र में हो गया था। कितने साल की उम्र में हो गया था, 16 साल के उम्र में हो गया था। यशोधरा से यशोधरा नामक लड़की से इनका विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था। और इनका लड़का हुआ था जिनका नाम क्या था, राहुल था। याद रख लीजिएगा, इतना ही बात आपको गौतम बुद्ध के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, चूड़ामन था, राजा उदय सिंह था, राजा मान सिंह था, राजा स्वाई जय सिंह था। तो मैं बता दूं कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, राजा स्वाई जय सिंह। और एक बात मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल चर्चा कर रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं क्लास में बता रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता हूं, और चाहता हूं आप लोग को कि अच्छे तरह से मैं समझा के जाऊं ताकि आप बेहतर से बेहतर करें। अगला है, बल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया, राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की। तो बल्लभाचार्य जी वो हिंदी के कवि हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, जो कि कृष्ण जी के भक्ति के क्या किए हैं, प्रचार किए हैं। मतलब बी नंबर बिल्कुल इसका क्या है, राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था, भूखा रहना, भूख योग, मध्यम मार्ग और सही मार्ग। तो मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म जो है ये मध्यम मार्ग का क्या देता था, हिमायत देता था। कि मध्यम वर्ग कहने का मतलब ना किसी को ठेस पहुंचाना है, ना किसी को दुख देना है, एकदम सत्य मार्ग पे चलते हुए रहना है। ये बौद्ध धर्म का क्या था, हिमायत था। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे कि गुरु नानक थे कि गौतम बुद्ध थे कि कबीर थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको याद रख लेना है गौतम बुद्ध। और एशिया के ये लाइट ऑफ एशिया याद रख लीजिएगा। लाइट ऑफ एशिया मतलब कहने का मतलब है ज्योतिषपुंज। गौतम बुद्ध को ज्योतिषपुंज भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। एशिया का ज्योतिषपुंज किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और यही बौद्ध धर्म के क्या किए थे? संस्थापन किए थे, संस्थापक किए थे कौन? गौतम बुद्ध। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में? तो मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? आपको याद रखना है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, वो भी पाली भाषा में। याद रखिएगा किस भाषा में? पाली भाषा में। सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा पाली भाषा में। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किस भाषा में सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो आपको याद रखना है पाली भाषा में, सारनाथ में उन्होंने दिया था। और एक बात और मैं बता दूं कि इनको ज्ञान हुआ था बोध गया में, और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इस बात को याद रख लीजिएगा। पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर यूपी में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक था कौन कौन? बिंबिसार था, अज्ञातशत्रु था, अशोक था, सभी था। तो मैं बता दूं कि आपको बिंबिसार भी इनका प्रसिद्ध अनुयायी रहा है, और अज्ञातशत्रु भी, अशोक भी। मतलब इसका राइट आंसर सभी होने वाला है। और मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानघर, और क्या है? अन्नागार, और स्तंभ आल, और 2 मंजिला भवन। तो मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो है भवन मिला है, वो मिला है क्या चीज? अन्नागार, मतलब अनाज रखने का घर। अन्नागार किसको बोला जाता है? अनाज रखने का घर जो है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा मिला है, अनाज रखने का घर। याद रखिएगा अनाज रखने का घर अनागार, जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि देखिए का किस काल में पत्थर का औजार मिला था? तो आपको याद रख लीजिएगा पूरा पाषाण काल में आप लोग को पत्थर का क्या मिला था? हथियार मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, व्यापार, यातायात, संदेश वहन, पशुपालन। तो मैं बता दूं कि देखिए तृतीय क्षेत्रों को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है सेवा क्षेत्र। क्या दिया नाम दिया जाता है? सेवा क्षेत्र। और इस सेवा क्षेत्र में क्या आता है? व्यापार भी आता है, यातायात भी आता है, संदेश वाहन भी आता है, LIC भी आता है, याद रख लीजिएगा। लेकिन पशुपालन नहीं आता है। तो पशुपालन ये तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ये प्राथमिक में शामिल है। किसमें है? ये जो है पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। इस कृषि क्षेत्र में क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, कृषि किया जाता है, ये कहलाता है कृषि क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, जिसमें पशुपालन ये सब आएगा। और दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, मतलब दूसरा ही द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? व्यापार भी आता है, यातायात भी आता है, संदेश परिवहन भी आता है, लेकिन पशुपालन नहीं आता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? पहला एम्पियर, दूसरा है वाट, तीसरा वर्ग मीटर लिखा है, ये वर्ग मीटर होता है। ये क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। और तीसरा क्या दे रखा है? जूल। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है वाट, कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये जो एम्पियर दिखाई दे रहा है ये धारा का ऐसा मात्रक होता है। किसका? धारा का, याद रख लीजिए। और ये जूल जो है ये कार्य का ऐसा मात्रक होता है। मतलब कार्य का ऐसे मात्रक पूछेगा तो जूल है, और धारा का ऐसे मात्रक पूछेगा तो एम्पियर है, और शक्ति का पूछेगा तो क्या है? वाट है। आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताए हूं आप बिल्कुल अच्छे ढंग से, सही ढंग से पढ़े होंगे, और आप लोग अच्छे ढंग से रिविजन करें
करेंगे और मैं कल इससे बेहतर वीडियो लाने वाला हूं। आप लोग अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।